नमस्ते। आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही जाने माने टूल पीरियोडिक टेबल के पीछे छिपे कोड को क्रैक करने वाले हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। आप किसी बेतरतीब बिखरी हुई चीज को व्यवस्थित कैसे करते हैं? सोचकर देखिए, आपके पास सैकड़ों अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, लेकिन उन्हें जमाने का कोई सिस्टम ही नहीं है। शुरुआती केमिस्ट के लिए हालात कुछ ऐसे ही थे, मतलब पूरी तरह से उथल पुथल। बिल्कुल, जैसे हम किराने का सामान रखते हैं ना, सब्जियां सब्जियों के साथ, स्टेशनरी के साथ। केमिस्ट के सामने भी यही प्रॉब्लम थी, बस बहुत बहुत बड़े पैमाने पर। और जैसे जैसे नए नए एलिमेंट्स खोजे जा रहे थे, केमिस्ट्री बिना किसी सिस्टम के एक उलझा हुआ जाल बनती जा रही थी। यही असली चुनौती थी। तो आज जो टेबल हम देखते हैं वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। इससे बहुत पहले कुछ पायनियर्स ने, मतलब शुरुआती वैज्ञानिकों ने, इस उलझन को सुलझाने की पहली कोशिशें की थीं। ये शुरुआती आइडियाज काफी दिलचस्प थे। देखिए, सबसे पहले 1789 में लिवोशियर आए। उन्होंने 33 एलिमेंट्स को बस 2 ग्रुप्स में बांट दिया, मेटल्स और नॉन मेटल्स। सिंपल। फिर 1829 में आए डोबेराइनर। उन्होंने त्रिक का नियम दिया, मतलब 3-3 के ग्रुप बनाए। और फिर 1865 में न्यूलैंड्स आए, जिन्हें लगा कि एलिमेंट्स में तो म्यूजिक जैसा पैटर्न है, हर 8वें एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं। तो सब लोग किसी न किसी पैटर्न को पकड़ तो रहे थे, लेकिन कोई भी पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहा था। खासकर जब भारी एलिमेंट्स की बात आती थी तो ये सारे सिस्टम फेल हो जाते थे। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक रशियन केमिस्ट की, जिन्हें आज हम पीरियोडिक टेबल का जनक मानते हैं। ये हैं दिमित्री मेंडलीव। 1869 में उन्होंने जो किया वो कमाल था। उन्होंने पहली बार एक ऐसी पीरियोडिक टेबल बनाई जिसे हम आज भी पहचान सकते हैं। एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के हिसाब से लगाया, रोज और कॉलम्स में। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हिम्मत दिखाकर खाली जगह छोड़ी। ये भविष्यवाणी करने जैसा था कि यहाँ एक नया एलिमेंट आएगा। पर उनकी इस पूरी शानदार इमारत में एक छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी दरार थी, एक बुनियादी गलती। तो वो सबसे बड़ी कमी क्या थी? उनका सिस्टम ब्रिलियंट तो था, पर एक चीज थी जो बार बार गड़बड़ कर रही थी। दिक्कत ये थी कि वो एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार के हिसाब से जमा रहे थे, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। कुछ एलिमेंट्स अपनी सही जगह पर फिट ही नहीं हो रहे थे। और जब बाद में आइसोटोप्स का पता चला, मतलब एक ही एलिमेंट के अलग अलग वजन वाले एटम, तो उनके लिए तो टेबल में कोई जगह ही नहीं थी। सीधी सी बात है, एटॉमिक वेट वो सीक्रेट कोड नहीं था जो एलिमेंट्स के बर्ताव को कंट्रोल करता है। तो इस पहेली का जो आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा था, वो मिला कई दशकों बाद, एक नई टेक्नोलॉजी की वजह से। साल था 1913। हेनरी मोजले नाम के एक साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स के एक्सरे स्पेक्ट्रा की स्टडी की। मतलब उन्होंने देखा कि जब एलिमेंट्स पर एक्सरे डाली जाती हैं तो वो कैसी रोशनी छोड़ते हैं। और उन्हें पता चला कि हर एलिमेंट का एक यूनिक, एक खास फिंगरप्रिंट होता है। यही वो असली ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल, वो असली कोड था। और यहीं पर सब कुछ बदल गया। मेंडलीव का नियम कहता था कि प्रॉपर्टीज एटॉमिक वेट पर निर्भर करती हैं, लेकिन मॉडर्न नियम ने कहा नहीं, प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पर निर्भर करती हैं। मतलब वजन नहीं, बल्कि किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की गिनती। ये एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, पर इसने केमिस्ट्री की दुनिया ही बदल दी। और इसी को हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मतलब एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल गुण उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से बदलते हैं एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न में। यही वो नियम है जिस पर आज की पूरी पीरियोडिक टेबल टिकी हुई है। तो अब जब सही कोड मिल गया था, तो टेबल के सारे राज एक एक करके खुलने लगे। इसी से हमें पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट मिला। इसका मतलब है कि जब एलिमेंट्स को बढ़ते एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा जाता है, तो एक जैसे गुण, एक जैसी प्रॉपर्टीज रेगुलर इंटरवल पर बार बार लौट कर आती हैं। और यही वजह है कि टेबल के एक ही कॉलम में आने वाले एलिमेंट्स का केमिकल बिहेवियर अक्सर एक जैसा होता है। और ये जो पैटर्न है वो इन मैजिक नंबर्स को फॉलो करता है। 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये नंबर्स असल में टेबल की हर पंक्ति, हर पीरियड की लंबाई बताते हैं। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने एनर्जी शेल्स को एक खास तरीके से भरते हैं। इसी से पूरी टेबल का स्ट्रक्चर तय होता है। टेबल को और अच्छे से समझने के लिए इसे 4 ब्लॉक या पड़ोस में बांटा गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। कोई एलिमेंट किस ब्लॉक में रहेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाता है।
एस ब्लॉक के एलिमेंट्स ग्रुप 1 और 2 में हैं, पी ब्लॉक वाले ग्रुप 13 से 18 में, बीच में है डी ब्लॉक वाले ग्रुप 3 से 12 तक और नीचे अलग से एफ ब्लॉक वाले। यही आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन तय करते हैं कि एलिमेंट कैसे रिएक्ट करेगा। तो असली मजा अब है। इस पूरे स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके हम टेबल में किसी भी एलिमेंट का एड्रेस या उसकी सही लोकेशन पता लगा सकते हैं। तो किसी भी एलिमेंट का पता कैसे लगाएं? बहुत सिंपल है, बस 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, उसका पीरियड या पंक्ति पता करें। ये उसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का सबसे ऊंचा एनर्जी लेवल होता है। स्टेप 2, उसका ब्लॉक पता करें। ये देखना है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन S, P, D या F किस सबशेल में गया। और स्टेप 3, उस ब्लॉक के रूल के हिसाब से उसका ग्रुप या कॉलम पता करें। हर ब्लॉक का अपना एक सिंपल सा रूल है ग्रुप नंबर निकालने का। जैसे अगर एलिमेंट S ब्लॉक का है तो ग्रुप नंबर उसके बाहरी s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी। अगर P ब्लॉक का है तो बाहरी p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स में 12 जोड़ना होगा और अगर D ब्लॉक का है तो बाहरी s और d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ना होगा। बस ये रूल याद रखने हैं और पूरी टेबल एक खुले नक्शे की तरह है। चलिए अब इस जानकारी को टेस्ट करते हैं। मान लीजिए एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 26 है। अब तक हमने जो भी नियम देखे हैं उनका इस्तेमाल करके क्या हम इसका पता लगा सकते हैं? सोचिए, इसका पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप नंबर क्या होगा? अगर इसका जवाब मिल गया तो समझिए पीरियोडिक टेबल का कोड आपने क्रैक कर लिया है।